students, we are going with a new chapter, that is management of natural resources. Okay, management of natural resources यानी कि हमारा आपका जो 16th चैप्टर है वो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं और हमें उन्हें मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत है, ये सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनवायरनमेंट की कोई भी वो चीज़ जिसे हम यूज़ कर सकते हैं वो रिसोर्स कहलाती है। एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है, नेचर में एग्जिस्ट करती है तो नेचुरल रिसोर्स कहलाती है। नेचुरल रिसोर्सेज में वो सारी चीज़ें आएंगी जो कि ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करती हैं, यानी कि हमारी लाइफ को कैरी करने के लिए उसको सपोर्ट करने वाले जितनी भी चीज़ें हैं एनवायरनमेंट में वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि कोल है, एयर है, पेट्रोलियम है, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, वाटर, सनलाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं या हम उनको किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम बेसिकली दो कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड हैं, यानी कि उनकी एक फिक्स अमाउंट है और वो रिसोर्सेज टाइम के साथ एग्जॉस्ट हो सकते हैं, यानी कि ख़त्म हो सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जांपल्स ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आते हैं जो प्लेंटी में अवेलेबल हैं, यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट में अवेलेबल हैं और ह्यूमन कंजप्शन उन्हें एग्जॉस्ट नहीं कर सकती, पॉल्यूट कर सकती है, उनकी क्वालिटी को ख़त्म कर सकती हैं, बट उन रिसोर्सेज को ख़त्म नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, हमें एयर की क्वालिटी है उसको ज़रूर ख़राब किया है, जैसे कि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के थ्रू, सॉइल पॉल्यूशन के थ्रू, वाटर पॉल्यूशन के थ्रू, बट हम एयर, सैंड है, वाटर है, सॉइल है, इन सबको हम ख़त्म नहीं कर सकते, यानी कि जो प्लेंटी में अवेलेबल है और मैंस कंजप्शन उन्हें ख़त्म नहीं कर सकती है, ठीक है, वो कहलाते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं एयर, जो हमारे इनएग्जॉस्टिबल है उन्हीं हम रिसोर्सेज की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एयर है, एयर का एग्जांपल हमने, एयर है कभी ख़त्म नहीं हो सकती तो हमें उसके मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है? एयर ख़त्म नहीं हो सकती बट उसकी क्वालिटी अल्टर कर सकती है। क्वालिटी यानी कि उसमें ऑक्सीजन के अलावा जो अदर गैसेस हैं जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, अगर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी? खुद ब खुद एयर में कम हो जाएगी और वो हमारे एयर हमारे लिए क्या हो सकती है? टॉक्सिक प्रूव हो सकती है। ऐसे ही वाटर का एग्जांपल अगर हम लें, वाटर अनलिमिटेड है अर्थ पे, 3/4 अर्थ है वो वाटर से कवर्ड है, बट उसमें से फ्रेश वाटर यूजेबल फॉर्म कितनी है वाटर की, ठीक है, तो यानी कि फ्रेश वाटर यूजेबल फॉर्म जो है वाटर की वो ख़त्म हो सकती है, वो लिमिटेड है। इस वजह से हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके एक प्रॉपर, उनके यूज़ के लिए एक प्रॉपर वे की ज़रूरत है, उनके सिस्टमेटिक वे में उन्हें यूज़ करने की ज़रूरत है, जो कि उनकी सस्टेनेबल यूज़ कहलाता है, यानी कि सस्टेन, यानी कि रिसोर्सेज हम वो सस्टेन करते रहें, वो कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। इस तरीके से उन्हें यूज़ करना मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है। मैनेजमेंट के अंदर वो सारी स्ट्रेटजीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिनके थ्रू हम नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें कंजर्व कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं अपनी अपकमिंग जनरेशन के लिए। तो यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट दे कैन बी प्रिजर्व फॉर अपकमिंग जनरेशन, यानी कि उनको इस तरीके से यूज़ करना कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो नेचुरल रिसोर्सेज बचे रहें, ठीक है। तो ये उनके सस्टेनेबल यूज़ पे फोकस करता है। अगर हम उनको सस्टेनेबल सिस्टमेटिकली वे में यूज़ करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे वो डेफिनेटली कंजर्व भी रहेंगे। हमें कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है नेचुरल रिसोर्सेज को? बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं,
ठीक है। जैसे कि एग्जॉस्टिबल की अगर हम बात करें, इन एग्जॉस्टिबल में भी जैसे फ्रेश वाटर है, फ्रेश एयर है, उन सब के अमाउंट क्या है, लिमिटेड है। एक बार हम एयर के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो ऐड करते जा रहे हैं, प्लांट्स को हम रिमूव करते जा रहे हैं, तो क्या हम एयर की क्वालिटी को फिर प्योरीफाई कर सकते हैं, उसे हम फिर से वापस वैसा ही कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। अब हमें नेचुरल रिसोर्सेज उनके प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ताकि जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। यानी कि जैसे रिसोर्सेज हैं, कहीं पे प्लेंटी में प्रेजेंट है, तो कहीं पे रिसोर्सेज उनकी इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है कि डेली रूटीन भी उनके बिना नहीं हो पाता। जैसे हम अगर वाटर का एग्जांपल लें, तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ जैसे जो हमारे प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ क्या है कि वाटर है, प्लेंटी में अवेलेबल है और लोग धड़ल्ले से यूज़ करते हैं। लेकिन जो जैसे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे राजस्थान के बहुत सारे एरियाज़ हैं, महाराष्ट्र के ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ फ्रेश वाटर पीने तक के लिए प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। तो हमें वाटर है या जो भी रिसोर्सेज हैं उनके इस तरीके से मैनेजमेंट की ज़रूरत है कि हर पार्ट में हर इंडिविजुअल को उनका एक इक्वल प्रोपोर्शन मिले यूज़ करने के लिए, और सबकी ज़रूरतें उनसे पूरी हो सकें। तो इस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मैनेजमेंट अगर हम करेंगे तो भी हम एक तरीके से उन्हें कंजर्व कर पाएंगे। जो नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन है वो इस बात पे भी फोकस करती है, वो उन सारे फैक्टर्स को भी कंसिडर करती है जिसमें एक्सट्रैक्शन, यानी कि जब हम जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, उनको हम माइंस से निकालते हैं, तो माइंस से निकालते वक्त या वेल से निकालते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारा उनका लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो ये उस डैमेज को भी कंसिडर करता है और ऐसी टेक्निक्स पे फोकस करता है कि जिसकी वजह से क्या हो कि ये डैमेज है इसे मिनिमाइज किया जा सके। यानी कि माइंस और वेल से एक्सट्रैक्ट जब हम करते हैं तो हम इस तरीके से उन्हें करें कि उन मैक्सिमली रिकवर कर पाए वहाँ से। ठीक है, अब वाइल्ड लाइफ, अब नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या होता है? ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है फॉरेस्ट और इन फॉरेस्ट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वाइल्ड लाइफ के काउंट करते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की हमें ज़रूरत क्यों है? देखिए, जैसे हम फॉरेस्ट हैं उनको और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम उनका ओवर यूज़ कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या है कि बहुत सारे स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि वो लुप्त हो चुके हैं, प्रेजेंट ही नहीं हैं। ठीक है, सिर्फ उनके रिमेनिंग्स हमें मिल सकते हैं या हमें सिर्फ क्लू मिल सकते हैं कि ये स्पीशीज़ कभी एग्जिस्ट करती थी, और बहुत सारे स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एक्सटिंक्शन को फेस कर रही हैं, यानी कि वो एक्सटिंक्शन की कगार पे खड़ी हैं अभी भी। तो उन स्पीशीज़ को बचाने के लिए हमें वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, उनके कंजर्वेशन की ज़रूरत है। अब ये थ्रेट क्यों है वाइल्ड लाइफ को? ऐसा क्या हुआ है कि वाइल्ड लाइफ है वो एक्सटिंक्ट हो रही है? डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, उनको काटना। ठीक है, हम अपनी डेली नीड्स के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वो हमारे लिए एक हॉटस्पॉट की तरह होते हैं बायोडाइवर्सिटी के। अब हॉटस्पॉट है यानी कि वहाँ प्लेंटी में प्रेजेंट है, तो हम सबसे पहले फॉरेस्ट की ओर ही भागते हैं अपने नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर एग्रीकल्चर के लिए हमें लैंड पार्ट चाहिए तो वहाँ से पेड़ों को काट देते हैं, तो हमें एग्रीकल्चर का लैंड मिल जाता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए है, या हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए रॉ मटेरियल के लिए चाहिए, हर चीज़ के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, और इसलिए फॉरेस्ट है उनको हम रेगुलर कट करते जा रहे हैं और ये डिफॉरेस्टेशन में रिजल्ट हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, यानी कि रेगुलर कटिंग है उसका, वो डिफॉरेस्टेशन में रिजल्ट हो रही है, यानी कि हम किसी भी पर्पज़ से काट रहे हो चाहे पेड़ों को, लेकिन वो डिफॉरेस्टेशन तो कॉज कर रही है। ग्रेजिंग, जो एक्सेस ग्रेजिंग है, यानी कि जो ग्रास लैंड्स हैं उनके कम होने की वजह से, या क्रॉप लैंड्स हैं उनके कम होने की वजह से एनिमल्स है वो ग्रेजिंग के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड हो रहा है। एक्सेस ग्रेजिंग है फॉरेस्ट की, वो भी क्या है, डिफॉरेस्टेशन के लिए एक रीज़न हो सकती है। डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं या क्यों हमें हार्मफुल है ये?
लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो है डिफॉरेस्टेशन का वो हमारी बायोडाइवर्सिटी पे दिखाई पड़ता है। बायोडाइवर्सिटी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट में देखने को मिलती हैं। आप एक छोटे से प्लांट से लेकर एक बड़े ट्री तक आपको हर टाइप के ट्रीज मिल जाएंगे। एक छोटे से एनिमल से लेकर, एक छोटे से इंसेक्ट से लेकर आपको लार्जर कार्निवोर्स तक फॉरेस्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो यानी कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है वो फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। क्लाइमेटिक चेंजेस, फॉरेस्ट हैं उनका काटने से अल्टीमेटली हमारे जो अर्थ की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उन पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। फॉरेस्ट हैं वो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, दिन ब दिन वो बढ़ता ही चला जाएगा। सॉयल इरोजन, फॉरेस्ट हैं या ट्रीज़ हैं वो सॉयल को बाउंड करके रखते हैं और उसे विंड और एयर के साथ बहने नहीं देते। अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो सॉयल को भी कोई बाउंड करने वाला नहीं होगा और उसका इरोजन होगा, जिसकी फर्टाइल लेयर है उसका फ्लो हो जाएगा। फ्लड्स, फॉरेस्ट हैं या जो ट्रीज़ हैं वो वाटर के फ्लो को भी कंट्रोल करते हैं और फ्लड्स को रोकने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो फ्लड्स हैं बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। डिज़र्टिफिकेशन, यानी कि अगर हम फॉरेस्ट हैं उन्हीं को काट देंगे तो प्लेन एरियाज़ हैं वो भी डिज़र्ट के जैसे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी वजह से हमें डिफॉरेस्टेशन है उसे रोकने की ज़रूरत है। वाइल्ड लाइफ को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं? वाइल्ड लाइफ को अगर हमें कंजर्व करना है तो हम डायरेक्टली अगर फॉरेस्ट को कंजर्व कर देते हैं तो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो अपने आप ही कंजर्व हो जाएगी। बिकॉज फॉरेस्ट है वो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स होते हैं। हॉटस्पॉट्स यानी कि जहाँ बायोडाइवर्सिटी है हमें वो मैक्सिमम देखने को मिलती है। वो एरिया जहाँ बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है वो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट कहलाते हैं। तो फॉरेस्ट है वो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट की तरह काम करते हैं। अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर लेंगे तो हम वाइल्ड लाइफ को ईजिली कंजर्व कर सकते हैं उनके अपने नेचुरल हैबिटेट में बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। स्टेक होल्डर्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? कोई भी वो पर्सन जो किसी पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्टेड होता है वो उसके लिए स्टेक होल्डर कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स की बात करें तो लोकल पीपल, फॉरेस्ट के नियर बाय जो भी लोकल पीपल्स हैं वो अपने डेली बेसिस के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। अपना फूड वो फॉरेस्ट से लेते हैं, अपना फ्यूल वो फॉरेस्ट से लेते हैं, या अपने रहने के लिए भी अगर वो स्पेस या जगह बनाते हैं वो भी उसके लिए भी फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट होते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो जो कि उस पर्टिकुलर लैंड का ऑनर होता है। फॉरेस्ट का जिस पर्टिकुलर लैंड पार्ट पे वो फॉरेस्ट है उसका ऑनर है वो गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट को की देखरेख करता है या उसे मैनेज करता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहलाता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों को जॉब्स है वो प्रोवाइड कराता है। तो जो उस पर्टिकुलर जॉब फील्ड में हैं वो फॉरेस्ट पे डिपेंड हो रहे हैं तो वो भी फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, मेडिसिन इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, टिम्बर इंडस्ट्री है, वो सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने रॉ मटेरियल के लिए फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट होती हैं। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इनके लिए स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। इन सब का रोल होता है फॉरेस्ट को बेसिकली उन्हें एक्सप्लॉइट करने में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हालांकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन डिज़ाइन करता है उस फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। लोकल पीपल हैं उन्हें उसकी इम्पॉर्टेंस पता है, वो भी क्या करते हैं एक सस्टेनेबल वे में फॉरेस्ट को यूज़ करते हैं ताकि लंबे टाइम तक उनके पास वो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो सकें। इंडस्ट्रियलिज्म, मैक्सिमम ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अपने बेनिफिट्स के लिए जितना रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से ले सकते हैं उतना लेने की वो कोशिश में होते हैं। तो सबसे ज़्यादा डैमेज है फॉरेस्ट को वो इंडस्ट्रियलिस्ट से ही होता है। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट एक सस्टेनेबल वे को फॉलो करें तो ये फॉरेस्ट कंजर्व करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ एंथुसिस्ट वो पीपल होते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में इंटरेस्टेड होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने में इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें उसकी इम्पॉर्टेंस पता होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन वाइल्ड लाइफ को
कंजर्व करने में। ऐसे ही कुछ एक एग्जांपल्स को हम लेंगे बाद में। हम फॉरेस्ट हैं उन्हें कंजर्व कैसे कर सकते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन यानी कि डेजर्ट लैंड, बैरन लैंड जो अब किसी यूज़ के लिए नहीं रही है, वहाँ हम ऐसे ट्रीज़ या प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं जो उस बैरन लैंड में ग्रो कर सकते हैं, जो डेजर्ट लैंड में ग्रो कर सकते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम ग्रो करके वहाँ फॉरेस्ट है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और ये एफॉरेस्टेशन कहलाता है। जहाँ से भी फॉरेस्ट है उनका डिफॉरेस्टेशन हुआ है, हम फॉरेस्ट के उस रीजन में रिप्लेनिशमेंट कर सकते हैं, यानी कि वहाँ हम फिर से प्लांटिंग करके उस फॉरेस्ट के डैमेज को कवर कर सकते हैं। कमर्शियल फॉरेस्ट्री को सेपरेट करके, यानी कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए, रॉ मटेरियल के लिए जो इंडस्ट्रीज़ फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं उनके लिए अलग से ट्रीज़ या अलग से फॉरेस्ट पोर्शन प्रोवाइड करके हम जो फॉरेस्ट है वाइल्ड लाइफ है उसे कंजर्व कर सकते हैं। ग्रेजिंग फॉरेस्ट में ग्रेजिंग के बजाय अगर हम ग्रेजिंग लैंड्स अलग से प्रोवाइड कराते हैं या अगर फॉरेस्ट में भी ग्रेजिंग है तो एक कंट्रोल्ड मैनर में हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के हम ग्रेजिंग उसको मिनिमाइज़ करके भी फॉरेस्ट है उन्हें कंजर्व कर सकते हैं। अब जो हम वाइल्ड लाइफ एंथोसिस्ट की बात कर रहे थे उसमें है जैसे कि कुछ एक ऐसे पीपल हैं जिनके बेसिस पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट है वो अवार्ड भी प्रोवाइड करते हैं और अवार्ड का नाम है अमृता देवी सिंह बिश्नोई अवार्ड। अमृता देवी सिंह है वो राजस्थान में खरेली विलेज है जोधपुर के नज़दीक, वहाँ से वो बिलोंग करते थे और अमृता देवी है उन्होंने अपने साथ साथ 363 पीपल को और मोटिवेट किया। जो राजस्थान का एक हॉली ट्री है खेजरी, उसको बचाने के लिए, ठीक है, जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में जाटी भी बोलते हैं, ये वही पेड़ होता है और ये राजस्थान का हॉली ट्री होता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को ही सेक्रीफाइस कर दिया था। तो अमृता देवी के इस पर्टिकुलर जिसने अपना सेक्रीफाइस किया है उसके बेसिस पर अमृता देवी सिंह बिश्नोई के नाम पर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने वालों को नेशनल अवार्ड भी देती है। इसके साथ ही चिपको मूवमेंट जो कि अर्ली 1970s में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इसमें क्या था कि पीपल हैं वो ट्रीज़ को बचाने के लिए उनके बाहर एक चेन बनाकर उनसे लिपट गए थे, यानी कि ट्रीज़ को हग कर लिया था कि ट्रीज़ को ना काटा जाए, ठीक है। इसका एग्जांपल 1972 में वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े एरिया में साल फॉरेस्ट है उसको इसी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया था। बिल्डर्स हैं वो फॉरेस्ट को कट करने जा रहे थे लेकिन वहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं उन्होंने उस फॉरेस्ट को या उन ट्रीज़ को नहीं काटने दिया और उनको हग कर लिया था और इसी वजह से उन्होंने अपने जो साल फॉरेस्ट हैं जिस पर वो अपनी डेली बेसिस के लिए डिपेंडेंट थे उन फॉरेस्ट को उन्होंने बचा लिया था। ऐसे ही हम बात करेंगे वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स। वाटर है, वाटर भी नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। वाटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए वाटर हमारे लिए ज़रूरी होता है। अगर हम वाटर की इम्पॉर्टेंस की बात करें तो हमारी कोई ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है लिविंग वर्ल्ड में जिसमें वाटर इन्वॉल्व ना होता हो। तो अगर हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि हमारी लाइफ के लिए बेस होती हैं, अगर उन्हीं को रॉ मटेरियल या उनकी एंड प्रोडक्ट्स ही अच्छे से नहीं बनेंगे तो वो रिएक्शंस हैं वो नहीं होंगी और लाइफ है वो क्या होगा, अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगी। तो वाटर है वो हमारी लाइफ की कॉन्टिन्यूटी के लिए, उसकी सस्टेनिटी के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी होता है, ठीक है। इसके साथ साथ वाटर है क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर है अर्थ का, जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं या जो भी कोई भी पर्टिकुलर हमारे सिस्टम है उन सबके पीएच मेंटेन रखने के लिए भी ये नेसेसरी होता है। वाटर का हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, फ्रेश वाटर हम उसे रेगुलर डैमेज कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं उसे, तो इसमें वाटर लॉस है। वाटर हम रेगुलर लॉस कर रहे हैं उसे, तो उसे वाटर लॉस है वो किस किस चीज़ में रिजल्ट होता है। वाटर लॉस की वजह से वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी, स्कैर्सिटी यानी कि सूखे की कंडीशन आ जाएगी और उसमें क्या होगा, इरिगेशन के लिए तो दूर हमें अच्छे से पीने तक के लिए पानी है वो अवेलेबल नहीं होगा। अब जो वाटर
का सस्टेनेबल यूज़ ना करने पर इसका एक और रिज़ल्ट जो हमें दिखाई देता है वो वेजिटेशन कम होने में, क्योंकि पानी तो हर किसी को नेसेसरी होता है और पानी ही नहीं रहेगा तो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। प्लांट ग्रो नहीं करेंगे तो वेजिटेशन है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। वो क्रॉप्स जो पानी को ज़्यादा डिमांड करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल राइस है, पैडी है, शुगर केन है, ये सारे क्रॉप्स हैं, उनको पानी बहुत प्लेंटी में चाहिए होता है। तो अगर पानी ही नहीं होगा तो ये क्रॉप्स हैं वो भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे और इन क्रॉप्स का डाइवर्जन हो रहा है, इनके प्लेस पे हम बाकी और क्रॉप्स उन पर फोकस कर रहे हैं, उनके साथ इनके प्राइस हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अब वाटर है उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं? बाय डैम कंस्ट्रक्शन। हम जानते हैं कि हमारे लिए जो फ्रेश वाटर का अल्टीमेट सोर्स है वो रिवर्स होती हैं और रिवर्स हैं वो अल्टीमेटली जाके ओशियंस में मिल जाती हैं और ओशियंस का पानी है वो सॉल्टी होता है, तो रिवर्स का फ्रेश वाटर वो भी अल्टीमेटली क्या हो जाता है? सॉल्टी हो जाता है। तो हम कोशिश करें कि रिवर्स से हम मैक्सिमम जो फ्रेश वाटर है उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें। इसके लिए हम डैम बना सकते हैं। डैम है रिवर्स के ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है। अब जो डैम कंस्ट्रक्शन है उसके बेनिफिट्स होने के साथ साथ उनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो डैम कंस्ट्रक्शन के बेनिफिट्स क्या होते हैं? अगर हम रिवर्स पे डैम्स बना रहे हैं तो हम फ्रेश वाटर को वहाँ से हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसे कंजर्व कर रहे हैं सॉल्टी वाटर में मिलने से। तो उस पर्टिकुलर एरिया जो वाटर है उसको हम एक प्रॉपर कैनाल सिस्टम के थ्रू, जो कि हम मेजर कैनाल जो डैम से निकालेंगे, उन कैनाल्स के थ्रू हम एक सिस्टम डेवलप करके इरिगेशन पर्पस है उसे पूरा कर सकते हैं, यानी कि हम उस वाटर को इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिटीज़ एंड टाउन्स में जहाँ रेगुलर सप्लाई नेसेसरी है वाटर की, वहाँ हम डेली यूज़ के लिए पानी है उसकी कंटिन्यूस सप्लाई है वो मेंटेन रख सकते हैं डैम्स के वाटर के थ्रू। जो डैम्स हैं उनको जैसे रिवर से एक हाई लेवल पे उठा के बनाया जाता है ताकि उनमें ज़्यादा पानी है वो स्टोर हो सके और स्टोर्ड वाटर है उसी में से जो अमाउंट है पानी की वो कैनाल्स के थ्रू निकाली जाती है और फिर उस हाइट से पानी है उनको नीचे टरबाइंस पे गिराया जाता है। तो टरबाइंस हैं, जैसे ही उन टरबाइंस पे पानी गिरता है वो टरबाइंस रोटेट करती हैं और रोटेट करते हुए वो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करती हैं, ठीक है। तो जो हाइट पर जो डैम्स हैं उनको बनाया जाता है तो उस पर्टिकुलर हाइट से जैसे ही पानी गिरेगा उस गिरते हुए पानी के साथ हम टरबाइंस को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी है वो भी जनरेट कर सकते हैं। डैम्स के डिसएडवांटेज क्या हैं? बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो डैम कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला आता है सोशल इशू। डैम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? रिवर्स के पास एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है सबसे पहले, यानी कि एक बहुत ज़्यादा एरिया को ये कवर करते हैं। जब हम डैम्स बनाते हैं तो उसके दूर दूर तक कोई भी जो है ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इस डैम बनाने के लिए सबसे पहले उन रिवर्स के पास जो भी ह्यूमन सेटलमेंट हैं, जो कॉलोनीज़ हैं, उन्हें वहाँ से रिप्लेस किया जाता है बिकॉज़ वो एरियाज़ पानी में डूबने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ डैम बनने के बाद पानी भरने वाला है, तो वो पीपल जो वहाँ से रिप्लेस किए गए हैं वो एक लंबे टाइम तक होमलेस रेंडर करते रहते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं, उन्हें रहने तक के लिए जगह नहीं मिल पाती और इस वजह से डैम कंस्ट्रक्शन के साथ सोशल इश्यूज़ हैं वो जुड़ जाते हैं। इसके साथ ही डैम कंस्ट्रक्शन उसके साथ एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि डैम फॉर्मेशन के लिए हमें लार्ज एरिया की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी वजह से जो फॉरेस्ट है, जो रिवर्स के नज़दीक फॉरेस्ट है वो डैमेज हो जाते हैं। अब वो डैमेज हो जाएंगे तो वहाँ का इकोसिस्टम क्या है वो भी डैमेज हो जाएगा और ये बायोडाइवर्सिटी के लॉस में रिज़ल्ट होता है, जो हमारा एनवायरमेंटल इशू है उसके लिए काउंट करता है। इकोनॉमिक इशू क्या है? डैम बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत होती है, तो डैम कंस्ट्रक्शन में पब्लिक मनी है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट यूज़ हो जाता है। हालांकि डैम्स हैं उनके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स
नहीं मिल पाते हैं। तो इन इश्यूज़ की वजह से बहुत सारे डैम्स ऐसे हैं जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, यानी कि उनका काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो हम इसके लिए अल्टरनेटिव सोर्स हैं वो उनके और भी जा सकते हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो भी एक अच्छा सोर्स हो सकता है वाटर को कंजर्व करने के लिए। रेन वाटर है वो हमें फ्रेश वाटर को रिकवर कर पाते हैं हम रेन के थ्रू। तो जो रेन वाटर है उसको हम हार्वेस्ट करके स्टोर कर सकते हैं अपने फर्दर यूज़ के लिए। किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, बहुत जैसे हमारे पुराने समय से ही ये मेथड है इसे यूज़ करते आ रहे हैं। राजस्थान में ये बहुत पॉपुलरली यूज़ होता है बिकॉज़ वहाँ वैसे ही पानी की शॉर्टेज होती है। तो वहाँ जैसे खादिन्स बना के टैंक्स, नदीज़, ये सारे जैसे छोटे छोटे नाले बना दिए, ओपन पोन्ड्स बना दिए, या अपने घरों में भी टैंक्स बना लेते हैं लोग, ठीक है। या जैसे महाराष्ट्र में जैसे ताल, पोन्ड को ही ताल्स बोलते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग जगह पे अलग अलग नेम्स हो जाते हैं। MP एंड यूपीज़ में इन्हें बंधीज बोलते हैं, बिहार में पाइन्स हो जाते हैं, हिमाचल में कुल्स हो जाते हैं, जम्मू में पोन्ड्स हैं, एंड ऐसे ही तमिलनाडु साइड में ये टैंक्स कहलाते हैं। तो ऐसे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं उनका जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ताकि जिनमें वाटर है वो स्टोर किया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट है वो स्कीम भी प्रोवाइड करती है, और जो भी जैसे विलेज एरिया पे जो पंचायत है वो भी इसको कंडक्ट कर सकती है, और रेन वाटर है उसे हार्वेस्ट किया जाता है। और इसी हार्वेस्टेड वाटर है उसको जो भी पीपल हैं वो अपने जो उनके डेली बेसिस हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। इसमें ड्रिंकिंग से लेके इरिगेशन तक के पर्पज़ हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्ट करने के एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे पास? पानी है तो वो पॉल्यूटेड नहीं होगा, ठीक है, यानी कि वो ऐसे ही सीवेज में नहीं मिलेगा। अगर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ओपनली फ्लो नहीं करेगा और वो पॉल्यूट नहीं होगा। हम रेन वाटर हार्वेस्ट करके उसे वेल्स या वाटर टेबल तक पहुंचा सकते हैं, तो इससे हमारे वेल्स और वाटर टेबल हैं वो रिचार्ज, इनके में वाटर लेवल है उनका बढ़ जाएगा। अगर रेन वाटर हमें सरफेस पर कहीं वाटर प्रेजेंट ही नहीं होगा तो मॉस्किटो ब्रीडिंग है वो भी हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और काफ़ी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनको भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। पानी उसको हम कॉन्टामिनेट होने से बचा सकते हैं। अगर हम जो रेन वाटर है उसको अंडरग्राउंड वाटर तक हम भेज रहे हैं किसी भी तरीके से, हम ऐसे थोड़े छोटे छोटे एफर्ट्स करके हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इनको कंटामिनेट होने से बचा सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, या हम जैसे बोल रहे हैं पानी पॉल्यूटेड नहीं होगा, कंटामिनेटेड नहीं होगा। वाटर पॉल्यूशन है उसको हम दो बेसिस पर मेज़र कर सकते हैं। एक तो उसमें कॉलीफॉर्म की प्रेजेंस के बेसिस पर, दूसरा है pH की प्रेजेंस के बेसिस पर। कॉलीफॉर्म एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है बैक्टीरिया का जो कि पानी को पॉल्यूट करते हैं, कंटामिनेट करते हैं। अगर कॉलीफॉर्म उसमें प्रेजेंट है तो वो पानी 100% पॉल्यूटेड है और वो यूजेबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें फ्रेश वाटर में सीवेज मिक्सिंग की वजह से बेसिकली ये होता है। pH है, वाटर की pH है उसे भी हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं वाटर है वो टेस्टलेस होता है, यानी कि उसकी कोई पर्टिकुलर pH नहीं होती है, न्यूट्रल होता है। तो हम वाटर है अगर उसकी pH अल्टर कर रही है तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, वाटर है वो पॉल्यूशन लेवल उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। जितना उसका pH एसिडिक या बेसिक होगा उतना ही उसका पॉल्यूशन का लेवल होगा। ये मेनली जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ किया जाता है बिना ट्रीट किए, उनकी वजह से होता है। तो हम इसके बाद बात करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम की। हमने इससे पहले बात की है जैसे वाइल्ड लाइफ है या वाटर की, उनमें वाटर है वो इनएग्जॉस्टिबल है। कोल पेट्रोलियम है और वाइल्ड लाइफ है वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में। कोल एंड पेट्रोलियम क्या होता है, एक्चुअली फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स यानी कि वो फ्यूल जो फॉसिल से मिलते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं, लंबे टाइम पहले जो लिविंग्स प्रेजेंट थे किसी न किसी रीज़न से जो सॉइल में बरी हो गए, यानी कि सॉइल में दब गए, तो वहाँ हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से उनकी जो एनर्जी थी वो हीट एनर्जी के फॉर्म में उनमें स्टोर्ड ही रह गई, ठीक है, यानी कि वो एनर्जी है वो लिबरेट नहीं हो पाई, उनमें एनर्जी है वो स्टोर्ड रह जाती है। और उसी स्टोर्ड एनर्जी के प्रिंसिपल को हम अपने लिए फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली फ्यूल्स की तरह इनको यूज़ किया जाता है। अब हमें इन्हें कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है, बिकॉज कोल एंड पेट्रोलियम है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हम इन्हें किस किस तरीके से कंजर्व
कर सकते हैं। हम जो कोल है उसकी बजाय या तो लिक्विड फ्यूल का यूज़ करें या कोल की जो गैसिफाइड फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या CNG उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इनकी एफिशिएंसी कोल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है और ये कोल से काफ़ी चीप भी होते हैं, तो हम इनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम जो माइंस से या वेल्स से जो हम कोल या पेट्रोलियम है उसे हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कोशिश करें कि ऐसी टेक्निक्स बनाएं कि वहाँ से फॉसिल फ्यूल हैं उनकी मिनिमल वेस्टेज हो और मैक्सिमम हम वहाँ से रिकवर उन्हें कर पाएँ। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, हीट एनर्जी स्टोर्ड होती है, बहुत जल्दी ये फायर को कैच करते हैं, तो हमें इन्हें जितना पॉसिबल हो सके उतना फायर से बचाना चाहिए। जो गैस स्टेशंस हैं या जो हमारे फिलिंग स्टेशंस हैं या इसके साथ ही जो हमारे कोल माइंस हैं या हमारे जो भी ऑयल वेल्स हैं, उन सब से बहुत दूर दूर तक फायर है वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ओवर कंजप्शन, स्टॉप ओवर कंजप्शन, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को जो हम धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं उसे जितना हो सके उतना कम करें ताकि हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए भी वो यूज़ हो सके। हम इसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? अल्टरनेटिव वेज यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे विंड एनर्जी है या हम जो डैम्स में टरबाइंस की हेल्प से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसे यूज़ कर सकते हैं, या हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर को यूज़ कर सकते हैं। और हम अपने जो डेली किचन जनरली नीड्स जो हैं फ्यूल की, उनको हम बायोगैस प्लांट की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर हम ये अल्टरनेटिव वेज जो हमारे पास प्लेंटी में अवेलेबल हैं, अगर हम उन्हें यूज़ करें तो हम जो भी हमारे एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम है उनको काफ़ी हद तक कंजर्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बेसिकली कोल को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इनके थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें कोल की हीट एनर्जी को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट की जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम सेव करेंगे तो हमारा कोल है उसकी कंजप्शन पे भी क्या होगा, एक हमें इफ़ेक्टिव असर है वो दिखाई देता है और उसकी कंजप्शन है वो वहाँ कम होती है। वाटर को जितना हो सके उतना सस्टेनेबली यूज़ करना चाहिए बिकॉज फ्रेश वाटर बहुत कम है। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस यानी कि वो अप्लायंसेस जो कम एनर्जी में या वो कम वोल्टेज के साथ हाई एफिशिएंसी दे, बहुत ऐसे टाइम के साथ साथ अप्लायंसेस हैं वो भी मॉडिफाई हो रहे हैं और कम वोल्टेज में हाई एफिशिएंसी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो हम ऐसे अप्लायंसेस हैं या जो मॉडर्न अप्लायंसेस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, खाना बनाने के लिए हम ओपन में बनाने की बजाय वो ज़्यादा गैस कंज्यूम करता है, प्रेशर कुकर यूज़ कर सकते हो, हाई प्रेशर में जल्दी खाना पकाता है। सोलर कुकर्स का यूज़ कर सकते हैं जो सन की हीट एनर्जी को यूज़ करते हुए हम खाना है वो पका सकते हैं। एनकरेजिंग यूज़ ऑफ बायोगैस, रूरल एरियाज़ में हम इसको वाइडली यूज़ कर सकते हैं और बायोगैस है उसके मैक्सिमम यूज़ को एनकरेज करना चाहिए। मोटर व्हीकल्स हैं, टाइम के साथ साथ जो मोटर व्हीकल्स हैं उनके इंजन्स भी मॉडिफाई किए जा रहे हैं ताकि कम फ्यूल में हमें ज़्यादा माइलेज है वो मिल सके। तो ऐसे फ्यूल एफिशिएंट मोटर व्हीकल्स हैं उनकी डेवलपमेंट है वो भी हमें जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने में हेल्प करता है। एंड 3 R's जो है हमारे रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, जिन्हें हम प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, वो हर तरीके से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमारे लिए वैल्यूएबल होते ही हैं। तो हम ये जो 3 R's हैं, 3 R's हैं, अगर इन्हें भी हम अपने डेली लाइफ में अपना लेंगे तो हम नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके साथ साथ अपने एनवायरनमेंट को भी काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। ठीक है, लोगों को हम नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में, उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में अवेयर करके भी उन्हें बचा सकते हैं। तो हम अपनी एजुकेशन के थ्रू भी एक रोल प्ले कर सकते हैं इन पर्टिकुलर रिसोर्सेज को बचाने में। सो अपने लोगों, आसपास के लोगों को अवेयर करिए, खुद भी अवेयर होइए और जितना हो सके उतना अल्टरनेटिव वेज हैं उन्हें यूज़ करने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे तरीके हैं उनके थ्रू आप बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे ज़रूरत नहीं है तो फैंस हैं, लाइट्स हैं, उनको ऑफ़ कर देना। ठीक है, या
ब्रशिंग करते वक्त या अपने हाथों से साबुन वगैरह लगाते वक्त या नहाने में बहुत कम पानी है उसको यूज़ करके, शावर की बजाय बकेट्स को यूज़ करके, या ब्रशिंग के टाइम पर टैप्स हैं उनको बंद करके, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एफ़र्ट्स हैं जिनको यूज़ करके हम इन रिसोर्सेज उन्हें बचा सकते हैं। सो खुद भी अवेयर होइए और अपने सराउंडिंग्स हैं उन्हें भी अवेयर कीजिए, ताकि हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए या और एक लंबे टाइम तक ये रिसोर्सेज हमारे लिए बने रहें।